नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नोट्स के रूप में देखते हैं संविधान, शासन व्यवस्था व सामाजिक सरोकार। ब्लूप्रिंट के हिसाब से 6 नंबर का एक प्रश्न आएगा। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सीजी बोर्ड। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कार्य व अधिकार लिखिए। अथवा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के कार्यों को लिखिए। अथवा प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के संबंधों को बतलाते हुए प्रधानमंत्री के कार्यों को लिखिए। उत्तर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है वह अपने बीच से एक नेता चुनता है, वही नेता प्रधानमंत्री बनता है। वर्तमान लोकसभा में नरेंद्र मोदी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल एनडीए के नेता हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार व शक्तियाँ। पहला, मंत्रिपरिषद का निर्माण या रचना का गठन। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मंत्रियों के नामों की सूची प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति इन्हीं नामों को मंत्रिपरिषद के सदस्य नियुक्त करते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा व उनमें परिवर्तन। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं। मंत्रियों को उनकी योग्यता व अनुभव के आधार पर विभागों को सौंपा जाता है। विभागों का बंटवारा जैसे वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, विदेश मंत्री आदि। प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी मंत्री के विभागों को बदल सकते हैं। मंत्रियों के विभागों व कार्यों में हस्तक्षेप। प्रधानमंत्री जब चाहे मंत्रियों के विभागों में हस्तक्षेप कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे सकता है। प्रधानमंत्री का संपूर्ण विभागों पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। मंत्रियों को एकता के सूत्र में बांधना। यदि किसी दो मंत्री या दो से अधिक मंत्रियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो प्रधानमंत्री उनके बीच हस्तक्षेप कर सकता है और उनके मतभेदों को दूर करते हुए एकता के सूत्र में बांधता है। मंत्रियों को पदमुक्त करना। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य से खुश नहीं हैं या किसी मंत्री से मतभेद हैं तो ऐसी स्थिति में वह मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। यदि मंत्री त्यागपत्र न दे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश कर उसे पद से अलग कर सकता है। छठवां है, उच्च स्तरीय नियुक्तियों उपाधियों का वितरण। राष्ट्रपति द्वारा जो उच्च स्तरीय नियुक्तियां जैसे राज्यपाल, विदेशों में राजदूत आदि की नियुक्ति की जाती है, वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा ही नाम सुझाए गए व्यक्ति की होती है। उपाधियों का वितरण जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि भी प्रधानमंत्री की इच्छा से ही होता है। प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यों एवं शक्तियों को लिखिए। भारत का राष्ट्रपति अब नाम मात्र का शासक नहीं है, स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य। पहला, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उनकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ निम्न प्रकार से हैं। पहला, राष्ट्रपति देश का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी है। राष्ट्रपति ही देश में सभी कानूनों को लागू करती है। देश में सभी बड़े पदों जैसे प्रधानमंत्री, संघीय लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, भाषा आयोग आदि की नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं। दूसरा है वैधानिक शक्तियां। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाता है, वह संसद की बैठकों को समाप्त करता है। राष्ट्रपति जल, थल व वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति विदेशी मामलों का निपटारा तथा दूसरे देशों से संधियों व समझौते आदि करता है। राष्ट्रपति विदेशों में अपने राजदूतों को भेजता है तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है। तीसरा है वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त है। पहला, वित्त विधेयक जो संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। दूसरा, वह आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखती है। हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। चौथा, न्यायिक शक्तियाँ। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
दूसरा, राष्ट्रपति किसी अपराधी व्यक्ति की सज़ा माफ़ कर सकता है या कम कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। फिर है आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति देश में 3 परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहला, देश में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। दूसरा, देश में आंतरिक अशांति उत्पन्न होने पर। तीसरा, देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर। प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा की कार्य व शक्तियों को लिखिए अथवा भारतीय संसद के कार्यों व शक्तियों को लिखिए। भारतीय संसद की कार्य व शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। पहला, विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ व कार्य। संसद संपूर्ण देश के लिए या देश के विशेष भाग के लिए कानून बना सकती है या पहले से बने हुए कानूनों का निरस्त कर संशोधन कर सकती है। उदाहरण, मोटर व्हीकल एक्ट कृषि कानून पूरे देश के लिए संसद द्वारा बनाया गया है। पहले से बने कानून जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, धारा 370 को हटाकर संसद ने नया कानून बनाया है। दूसरा है कार्यपालिका संबंधी कार्य व शक्तियाँ। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कर सकती है। मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हो जाते हैं। लोकसभा विभिन्न समितियों के माध्यम से भी मंत्रियों और उनके विभागीय अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है। संसदीय कार्यपालिका पर नियंत्रण का बहुत बड़ा शस्त्र है। तीसरा, वित्तीय शक्तियाँ व कार्य। वित्त विधेयक मतलब धन से संबंधित विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, लेकिन 14 दिन बाद उस विधेयक को लोकसभा में वापस भेजना होता है। इस प्रकार वित्त विधेयक के मामले में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। चौथा, संवैधानिक कार्य। संविधान में संशोधन करना हो तो संसद के दोनों सदनों में संविधान संशोधन विधेयक पारित होना जरूरी है। संविधान संशोधन विधेयक यानी ऐसे कानून जो देश में पहले से बनाए गए हों, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उस कानून में बदलाव की ज़रूरत होती है, तो संविधान में संशोधन उस कानून में बदलाव किया जा सकता है। पांचवा है निर्वाचन कार्य। संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इस निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 12 सदस्य इस निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। छठवां, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार दोनों सदनों को प्राप्त है। यदि एक सदन आरोप लगाता है तो दूसरा उसकी जांच करता है। चौथा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कार्यों को लिखिए। उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय भारत दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, राज्यों से संबंधित विवाद, संघीय सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच जो विवादों पर निर्णय देगा, उठे विवादों पर निर्णय देगा। दूसरा, एक पक्ष संघीय सरकार तथा एक या अधिक पक्ष राज्यों का हो तथा दूसरा पक्ष एक या एक से अधिक राज्यों का हो। तीसरा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उठे विवाद। दूसरा, मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद। यदि जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस विवाद की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के लेख जारी करके इन अधिकारों की रक्षा करती है। ये लेख निम्न प्रकार हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण लेख और अधिकारपेक्षा लेख। फिर अपीली क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार निम्न हैं। पहला, संवैधानिक अपीलें। इस विवाद में संविधान की किसी अनुच्छेद या धारा की व्याख्या से संबंधित प्रश्न होता है। इस मामलों में यदि उच्च न्यायालय उसका प्रमाणिक करे या ना करे, तब भी सर्वोच्च न्यायालय ऐसे विवादों की सुनवाई कर सकता है। फिर दीवानी अपीलें। सर्वोच्च न्यायालय में उन समस्त दीवानी मामलों की अपील की जा सकती है जिनके बारे में उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इन विवादों में सामान्य महत्व के कानून की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है। फिर है फौजदारी अपीलें। अपीली क्षेत्राधिकार में निम्न विषय आते हैं।
जब किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानकर रिहा कर दिया हो परंतु उच्च न्यायालय द्वारा उसे मृत्युदंड दिया गया हो। दूसरा, उच्च न्यायालय ने किसी ऐसे मुकदमे की अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगाकर अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो। तीसरा, यदि उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया हो कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील किए जाने के लायक है। पांचवा प्रश्न है, संसद का न्यायिक कार्य क्या है? इसको उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया गया है? संसद का न्यायिक कार्य है विधि निर्माण। देश के लिए नया कानून बनाना हो या पुराने कानून में संशोधन करना हो तो यह काम संसद में होता है। संसद के दोनों सदनों में यह कानून पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बनकर पूरे देश में लागू होता है। यह कार्य उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को इसलिए दिया गया है क्योंकि संसद में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ये प्रतिनिधि नीतिगत मुद्दों तथा कानूनों से संबंधित प्रस्तावों को पारित करते हैं। लोकतंत्र में जनता को ही नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है, इसलिए यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को न देकर संसद को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार इसलिए भी नहीं दिया गया है क्योंकि भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। यदि उच्चतम न्यायालय को कानून बनाने दिया जाता तो कानून को लागू व बनाने दोनों का अधिकार उसको ही मिलता, जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाता। कानून बनाना व न्याय करना सिर्फ एक ही संस्था को नहीं दिया जा सकता, इसलिए भारत में कानून बनाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को दिया गया है। प्रश्न है, संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र व निष्पक्ष बनाने की क्या व्यवस्था की गई है, समझाइए। संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र या निष्पक्ष बनाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत में उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से किया जाता है। दूसरा, पर्याप्त एवं संसदीय वेतन पर्याप्त एवं संसदीय नियंत्रण से परे। न्यायाधीशों को वेतन पर्याप्त दिया जाता है। वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। वित्तीय संकट को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में उनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। संसद के नियंत्रण से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने की व्यवस्था की गई है। फिर पद की सुरक्षा। भारत में न्यायाधीशों का कार्यकाल दीर्घ होता है। न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया कठिन होती है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही उसको पद से हटाया जा सकता है। फिर नियमन हेतु नियमन बनाने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली को संचालित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार स्वयं सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। पांचवा, उन्मुक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा कार्यों की कोई आलोचना नहीं कर सकता। संसद भी सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों एवं कर्तव्यों की समीक्षा नहीं कर सकती। वकालत पर प्रतिबंध। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश प्राप्ति या सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत करने पर प्रतिबंधित किया गया है। वे कोई भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। उपर्युक्त व्यवस्था के तहत भारत में न्यायालय को स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया है। ये निर्वाचन आयोग के कार्यों को समझाइए। निर्वाचन आयोग का महत्व एक लोकतांत्रिक देश में महत्वपूर्ण होता है। निर्वाचन आयोग देश में चुनाव कार्य संपन्न करवाती है और लोकतंत्र को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्वाचन आयोग के कार्य है मतदाता सूची तैयार करना। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करती है, जिसमें 18 वर्ष पूर्ण कर चुके लोगों का नाम जोड़ना, जिनकी मृत्यु हो गई है दूसरी जगह चले गए उसका नाम काटना, जो नए लोग आए हैं उनका नाम जोड़ना। इस प्रकार मतदाता सूची तैयार करती है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करती है। जैसे कोई व्यक्ति या कुछ लोग मिलकर नए राजनीतिक दल बनाते हैं तो उनके बनाए राजनीतिक दल को मान्यता निर्वाचन आयोग ही देती है। चुनाव चिन्ह आवंटित करना। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल, कांग्रेस का हाथ छाप, आम आदमी पार्टी का झाड़ू आदि। इसी क्रम में पंचायत चुनाव में सभी प्रत्याशियों को भी चुनाव चिन्ह देती है। लोकसभा, विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह आवंटित करती है। फिर है निर्वाचन की व्यवस्था करना। चुनाव आयोग निर्वाचन की व्यवस्था करती है, इसमें चुनाव में नामांकन तारीख, नाम वापस लेने की तारीख, प्रचार प्रसार करने की तारीख, मतदान की तारीख, चुनाव परिणाम की तारीख आदि की घोषणा निर्वाचन आयोग करती है। साथ ही
इन कार्यों को सफल संचालन के लिए कर्मचारियों की भी नियुक्ति करती है। 5वां है चुनाव आचार संहिता तैयार करना। चुनाव आयोग चुनाव के समय के लिए आचार संहिता तैयार करती है, जिसको सभी प्रत्याशियों को मानना पड़ता है। चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए आचार संहिता का यदि कोई प्रत्याशी उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग उसको दंडित भी कर सकती है। फिर है उपचुनाव। चुनाव आयोग उपचुनाव भी करवाती है। उपचुनाव का अर्थ होता है बीच में चुनाव। उदाहरण, किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने पर या कोई चुनाव याचिका में किसी प्रत्याशी का गलत तरीके से चुनाव जीतते हुए पाए जाने पर उस निर्वाचन क्षेत्र में फिर से चुनाव होता है तो उसे उपचुनाव कहते हैं। इस प्रकार चुनाव आयोग इतने कार्यों को संपन्न करवाती है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के खर्च की सीमा राशि निर्धारित करना, सांसदों व विधायकों की अयोग्यता में राष्ट्रपति व राज्यपाल को परामर्श देना आदि भी चुनाव आयोग ही करती है। अगला प्रश्न है, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार से नियंत्रण रखती है? इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक? कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर कई प्रकार से नियंत्रण करती है। प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, प्रश्न पूछकर। संसद सदस्य किसी भी बिल के संबंध में प्रश्न पूछते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्री को सदन में देना होता है। दूसरा, विधेयक पर चर्चा। कोई भी विधेयक जब कानून बनाने हेतु संसद में रखा जाता है तो संसद में इस पर विस्तार से चर्चा होती है। अविश्वास प्रस्ताव रखकर संसद के सदस्य संसद में किसी मंत्री के खिलाफ या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती हैं और संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की मांग भी कर सकती हैं। फिर काम रोको प्रस्ताव। किसी तत्कालिक विषय पर चर्चा करने हेतु संसद सदस्य काम रोको प्रस्ताव द्वारा आवश्यक विषय पर चर्चा करवा सकती हैं। 5वां है बिल पर मतदान। कोई भी बिल संसद में तब तक पारित नहीं होता जब तक इस बिल के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। यदि बिल किसी मंत्री द्वारा रखा गया है और यह बिल पारित नहीं हो पाता है तथा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। 6वां है बहस का मंच। संसद बहस का मंच है जहां संसद सदस्य किसी विषय पर बहस करके संबंधित मंत्री को घेरने का काम करते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण की इन विधियों के सकारात्मक प्रभाव होता है। मंत्री को सदस्यों के सवाल का जवाब देने होते हैं, इस कारण सरकार सजग रहती है। अगला प्रश्न, लोकसभा व राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। यह संसद का गठन किस प्रकार से होता है? तो संसद का गठन या लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन। संसद 3 से बनती है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। सदस्य संख्या, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 प्रांत प्लस संघ शासित प्रदेशों की विधायिका द्वारा निर्धारित 238, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12। लोकसभा में अधिकतम 552, सीधे चुनाव से 550, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2। उम्मीदवार की आयु राज्यसभा में 30 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष। अधिवेशन कुल सत्र 3 सत्र या अधिवेशन शीतकालीन मानसून बजट अधिवेशन 2 भाग में होता है, वित्त बजट और रेल बजट। 3 सत्र 3 अधिवेशन शीतकालीन मानसून और बजट। फिर सभापति, भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति, सदस्यों द्वारा चयनित अध्यक्ष या स्पीकर। फिर गणपूर्ति, सदन में वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम उपस्थिति, कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा, कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में शक्ति विभाजन का विकेंद्रीकरण शक्ति विभाजन का क्या महत्व है? भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण कितने स्तरों पर किया गया है? तो लोकतंत्र में शक्ति के विकेंद्रीकरण का उद्देश्य होता है जनता को अधिक से अधिक सत्ता में साझेदारी बनाना। सत्ता की साझेदारी विकेंद्रीकरण एक प्रकार से लोकतंत्र की आत्मा है। यदि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं किया जाएगा तो शासन आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगा और उसकी ज़रूरतों आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और मोहल्ला, ग्राम, नगर, जनपद, जिला और राज्य स्तर पर लोगों द्वारा चुने गए ढांचों और इनके पास निर्णय लेने के अधिकार हों। जब हमारा संविधान निर्मित हुआ तब यह निर्णय लिया गया था कि केंद्र के साथ
प्रांतों के स्तर पर भी कई विषयों पर निर्णय लेने के अधिकार हो। अतः देश में 2 स्तर पर विकेंद्रीकरण हुआ। पहला संघीय केंद्र की सरकार, दूसरा राज्यों और प्रांत की सरकार। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के तीसरे स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। अतः भारत में सत्ता 3 स्तर हैं: केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारें। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकार में नगरीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन। नगरीय में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। ग्रामीण में जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है।